हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। क्या आप जानते हैं कि भारत अनटेस्टेड डायबिटीज के मामले में बहुत ऊपर है और भारत को डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है। ऐसा बोलते हैं कि ज्यादातर लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम डायबिटीज इलिटरेट हैं। हमें से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शुगर खाने से शुगर होती है। ये कितना सही है, कितना गलत है, कैसे आप डायबिटीज आपके जीवन में आए ही ना, और अगर आ गई है तो वो थोड़ा दूर रहे। ये सारी बातें बताने के लिए आज पॉडकास्ट में मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत खास हैं। हमारे दो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव के वो डॉक्टर रह चुके हैं। उनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड उन्हें मिल चुका है। और यकीन मानिए, हाल ही में हालांकि मुझे ये मालूम चला कि आप अगर उनसे मिलना चाहें, उनका अपॉइंटमेंट लेना चाहें, तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। मुझे ये बात हाल ही में मालूम चली, लेकिन मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं जो आज मुझे थोड़ा सा उनका समय मिल पाया है। अब बहुत देर नहीं करती हूं, आज पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं डॉक्टर अनूप मिश्रा। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बोर्डिंग पास एक्सेप्ट कीजिए हमारे इस पॉडकास्ट का। उम्मीद मैं कर रही हूँ कि बहुत से लोगों की लाइफ में जो शुगर से क्रैश लैंडिंग होती है, वो आज का ये पॉडकास्ट अगर देख पाएंगे तो उनको थोड़ी राहत मिलेगी। शुरुआत में करूँ, सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं। भारतीय बहुत सीधे साधे होते हैं सर। अब डायबिटीज का नाम ही शुगर रख दिया है। जिस बीमारी का नाम शुगर है, तो मुझे तो ऐसे ही लगेगा ना, चीनी खाऊंगी तो शुगर हो जाएगी। ये कितना सही है? देखिए, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन लार्जली अगर देखा जाए, अगर एक बड़े पैमाने पर देखा जाए, तो ये शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी आपके संबंधियों को हुई कि नहीं, माता पिता को हुई कि नहीं, आपका मोटापा कितना है, आपका पेट का घेरा कितना है, आपकी जीवन शैली कैसी है, कि आप बैठे ही रहते हैं या फिर आप चलते फिरते हैं, गतिविधियां करते हैं कि नहीं करते हैं, और आपके फूड में टोटल कैलोरीज कितनी हैं, उसमें शुगर भी संबंधित है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, प्रोटीन कितना है, और फैट कितना है और कैसा है। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये कहना, सिंपल ये कहना कि ये ही चोर है कि शुगर ही चोर है, ये गलत बात है। तो हमको जो लोग आते कहते हैं साहब हम तो शुगर हमने खाना छोड़ दिया है, बाकी तो मैंने कहा बाकी क्या खाते हैं, तो बाकी तो सब पराठा भी खाते हैं, पूड़ी भी खाते हैं। तो ये देखिए, इस सारी चीज़ों पर हमको ध्यान देना है। एक चीज़ पर ध्यान देकर हम गलती करेंगे। तो शुगर के नाम पर शुगर क्यों रखा गया, क्यों पड़ा? हाँ, इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप करें, चाहे आप मोटे हों, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएं, या फिर ओवरऑल ऊर्जा ज़्यादा लें, एनर्जी ज़्यादा लें, आपको चाहिए 1600 कैलोरी, आप ले रहे हैं 2500 कैलोरी। आप हर रोज़ बाहर जाकर खाना खा रहे हैं, और जब भी खाना खा रहे हैं और जिस ज़रूरत है उससे ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि सीधे पैंक्रियास ग्रंथि को प्रभावित करती हैं। और पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है, और उसके साथ हार्मोन के और भी संबंध हैं। तो इंसुलिन बनाना पहले कम हो जाता है, या इंसुलिन काम नहीं करती, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब ये होता है, और हार्मोन जैसे ग्लूकागॉन भी एक हार्मोन होता है, वो भी प्रभावित होता है। तो ये सब इम्बैलेंस जब शुरू होते हैं, तो बॉडी बड़ी मुश्किल से शुरुआत में तो ट्राई करती है कि भाई बैलेंस बना दो, शुगर को ठीक रखो, लेकिन बाद में असमर्थ रहती है। इंसुलिन नीचे जाने लगती है, शुगर ऊपर जाने लगती है। तो शुगर एक एंड गेम है, आप समझ लीजिए। जैसे कि आजकल फुटबॉल हो रही है ना, तो 25 लोग 24 लोग खेल रहे हैं या 22 लोग खेल रहे हैं, जो भी हैं, अल्टीमेटली गोल ही मैटर करता है। गोल ये है शुगर, कि शुगर ही जो है
वो अल्टीमेटली बढ़ती है। लेकिन शुगर से फिर संबंधित 50 और चीज़ें होती हैं, तो साथ साथ वो भी बढ़ने लगती है, उसकी भी चर्चा हम कर सकते हैं बाद में। अभी आपने कैलोरी का जिक्र किया सर, तो मैं ये मानूं कि अगर मैं लो कैलोरी डाइट लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है भारतीय कैलोरी तो बड़े अच्छे से समझने लग गए हैं, तो अगर मैं लो कैलोरी डाइट लेती हूँ तो मुझे शुगर कभी नहीं होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो शुरुआत में एक्सपेरिमेंट रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के हुए थे, जो 2000 आप समझिए 12 में हुए थे, करीब करीब 13 साल हो गए उसको, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि लो कैलोरी 800 कैलोरी का और पेय पदार्थ दिया था, यानी कि लिक्विड कैलोरीज दी थी, और उसमें शुगर भी थी। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लोग तेज़ी से उनका वेट कम हुआ, उनकी जो गोलियां चल रही थी शुगर की वो तेज़ी से ख़त्म हो गई, और उन्होंने 3 से 4 हफ्ते के बीच में रिवर्स कर दी डायबिटीज़। रिवर्सल तो खैर गलत टर्म है, रिमिशन कर दिया, मतलब उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो देखिए लो कैलोरी का एक ये जादू है। प्रॉब्लम ये है कि 800 वाली कैलोरी आपको और हमको लगातार लेना तो बड़ा मुश्किल ही है और इसमें लोग फेल कर जाते हैं। हाँ, अच्छा, ये जब आपने रिवर्सल वाली बात कही ना, तो मुझे ये समझ आया, क्योंकि जब मैं आपके इंटरव्यू के पहले रिसर्च कर रही थी तो मुझे ये पता चला कि सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च किए जाने वाला एक टॉपिक है कि क्या शुगर कभी रिवर्स होती है। ये सबसे ज़्यादा लोग इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट आपसे पूछ लेती हूँ कि क्या शुगर कभी रिवर्स होती है? आपने डायरेक्ट बहुत सही वर्ड बोला, क्योंकि ये शुरुआत हुई डायरेक्ट ट्रायल से। उसका नाम ही था डायरेक्ट ट्रायल, 2018 में यूके में हुआ था। तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो आप लो कैलोरी डाइट की बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ लोगों को लिया और कम्युनिटी वाले थे, कोई ये नहीं थे कि हॉस्पिटल में के अंदर एडमिट थे या कुछ, कम्युनिटी में थे। तो उसमें उन्होंने शुरुआत में 6-8 हफ्ते के लिए बिल्कुल लो कैलोरी डाइट ली, वही लिक्विड वाली, और उसके बाद देखा कि ज़्यादातर लोगों ने अपनी दवा बंद कर दिया। उसके बाद जब देखा कि अब एक अच्छा समय आ गया है कि शुगर बेहतर हो गई है, तो उन्होंने कैलोरी थोड़ी सी बढ़ा दी, और उसके बाद वही लो कैलोरी, लेकिन उतनी लो कैलोरी नहीं जो शुरुआत में दी थी, उस पर मेंटेन किया उन्होंने। देखा जिन लोग के 15% वेट कम हो गया, उनकी डायबिटीज़ रिमिशन में चली गई, रिवर्सल नहीं, रिमिशन में चली गई, यानी कि डायबिटीज़ के लिए कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी और शुगर बिल्कुल ठीक रही। तो वो रिमिशन जो है वो शुरुआत में करीब करीब मैं बात कर रहा हूँ 50-60% लोगों में हुआ। अब ये कौन लोग थे जो इस ट्रायल में थे, जिनकी डायबिटीज़ बहुत पुरानी नहीं थी, जो ओवरवेट थे और ओबीस थे। तो जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं तो कोई 110 केजी का कोई आदमी जिसकी डायबिटीज़ 6 महीने पहले डायग्नोस हुई, ऐसे लोग थे उसमें। अब क्या हुआ, क्यों मैं कह रहा हूं कि रिवर्सल एक गलत वर्ड है, रिमिशन सही वर्ड है, क्योंकि जब समय बीतता गया कुछ लोग इसमें से वापस डायबिटीज़ में वापस आ गए। तो 3-4-5 साल बीत गए, तो उसमें से आधे से कम लोग अब रिमिशन में हैं, लेकिन हैं तो रिमिशन एक पॉसिबिलिटी है। रिवर्सल तो तभी बताएगा जब 10-15 साल के बाद भी वो डायबिटीज़ उनकी ना रहे, और इसको कार्यान्वित उन्हीं लोगों में किया जा सकता है जो कि रिसेंटली डायग्नोज, करीब 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, और मोटे लोग हों जो कि वेट लॉस करें इनका। तो वेट लॉस की है चाबी है, एक आप रिमिशन की चाबी कह सकते हैं। भारत के 2 प्रधानमंत्री, उनके आप डॉक्टर रह चुके हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री से तो ज़्यादा स्ट्रेस वाला कोई पद होता नहीं होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में शायद वो होते होंगे। डायबिटीज़ के लिए भी मैंने सुना कि स्ट्रेस होने से डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ जाता है। तो क्या ऐसे लोग जो स्ट्रेस में हैं, इंक्लूडिंग पीएम, हमें तो पता नहीं होता कि उनको क्या बीमारी है क्या नहीं है, उनको क्या ज़्यादा सचेत हो जाने की ज़रूरत है कि मैं हर समय स्ट्रेस में हूँ तो मुझे डायबिटीज़ हो सकती है? बिल्कुल सही बात आपने कही। स्ट्रेस एक समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे वाला फैक्टर है, जो कि अक्सर ना डॉक्टर पूछते हैं ना पेशेंट सामने आता है उस चीज़ को लेकर। स्ट्रेस एक बहुत
ज़रूरी चीज़ है जो कि सारे सिस्टम पर काम करता है। तो आप स्ट्रेस की बात करें ब्लड प्रेशर पर, आप स्ट्रेस की बात करें डायबिटीज़ पर, और स्ट्रेस की बात करें हार्ट पर, तीनों पर स्ट्रेस का एक प्रभाव होता है। और उसमें हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस स्ट्रेस के साथ होते हैं वो शुगर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो सपोज जैसे कि उदाहरण मैं आप एक आदमी है जो कि 50 साल के हैं, उनका वज़न भी ज़्यादा है, उनके परिवार में माता पिता को डायबिटीज़ है और वो एक्सट्रीम स्ट्रेस में चल रहे हैं, तो उनको ऑलरेडी फैक्टर हैं जो डायबिटीज़ हो सकती है उनको, लेकिन जल्दी हो गई क्योंकि स्ट्रेस हो गया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे पास कि किसी की डेथ हो गई, उनके मदर फादर की, सिस्टर की, और पता चला उनको डायबिटीज़ उस समय शुरू हो गई। तो ये चीज़ें हमको ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कई फिजिशियन टाइम नहीं होता, जो भी कारण है, तो ध्यान उस पर दे नहीं पाते हैं। हम क्योंकि पीएम की बात कर ही रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं कई मंचों से ये कह चुके हैं कि तेल खाना कम करो, तेल खाना कम करो, भारतीय तो बहुत तेल खाते हैं। ये मैं उस दौरान की बात नहीं कर रही हूँ जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत गिर गया था और प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेट्रोल का यूज भी कम करो और खाने वाले तेल का, उसके पहले भी वो कह चुके हैं इस बात को। तो बार बार उनका कई मंचों से ये कहा जाना प्रधानमंत्री का कि भारतीय तेल ज्यादा खा रहे हैं, तेल को कम, आप जितना खा रहे हो उसको आधा करो, इसको किस रूप में लेना चाहिए? डॉक्टर्स कैसे लेते हैं इसको? देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ में कि प्रधानमंत्री ने पहली बार, इतने सारे प्रधानमंत्री मैंने देखे, इस बारे में चर्चा करी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब ये चर्चा आई तो कम से कम हम कंट्री से 30-40 लोगों ने इस बारे में वीडियो पर, ANI पर हमने वो बयान दिए और वो सब लोगों तक फैले। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा और हम लोगों ने कहा, तो हमारी बात भी कुछ लोगों ने सुन ली होगी। तेल बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। तेल से हमारे कुकिंग जो है बिल्कुल गहरा संबंध है। चाहे आप सब्जी में तेल डालें, चाहे आप कोई चीज़ को कढ़ाई में डालकर तेल से आप उसको पकाएं। तेल अलग अलग तरीके के होते हैं, जिस कई में वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, और कई में जो वसा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जो कि अच्छा होता है, वो ज़्यादा होता है। तो फैट देखिए कई तरह के हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट में क्या बात है, जम जाता है। जैसे कि एक गंदगी जम गई ना, किसी पाइप में आपने देखा गंदगी जम गई, तो उस तरह का फैट होता है। वो लिवर में भी जम गया और धमनियों में यानी कि आर्टरीज में भी जम गया। और मोनोअनसैचुरेटेड फैट क्लीन रखता है इन सब चीज़ों को। तो इस तरह के कुछ तेल हैं जिसमें कि मोनोअनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। और इसी तरह से एक और तरह का फैट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड मछलियों में पाया जाता है। और जो वेजिटेरियन होते हैं वो कम इस चीज़ का सेवन कर पाते हैं, मछलियाँ नहीं खाते हैं। तो ये तेल से भी मिल सकता है। अब उदाहरण दें, कौन सा तेल जिसमें कि मोनोअनसैचुरेटेड फैट भी ज़्यादा और ओमेगा 3 भी ज़्यादा? सिंपल मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, मैं सबसे कहता हूँ, देखिए हमारा कन्वेंशनल ऑयल, हमारा पुराने ज़माने से चला हुआ ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, उसको इस्तेमाल करिए आप। और कई लोग मुझसे गुस्सा भी हो जाते हैं, साहब आप घी के बारे में बात कर रहे हैं, आप कोकोनट ऑयल के बारे में, साउथ इंडियन सारे मुझसे गुस्सा हैं कि साहब आपने कोकोनट ऑयल नहीं हमको खाने देते। हाँ। और घी नॉर्थ इंडियन वाले गुस्सा हैं तो वो नहीं खाने देते। इसी तरह से पाम ऑयल है, इसी तरह से बटर है। तो ये सारी चीज़ें बहुत हाई फैट की हैं। तो मैं ऑलिव ऑयल बड़ा फैंसी आजकल चल गया है। मैं उस पर आता हूँ। हाँ। तो देखिए, लोग कहते हैं कि साहब क्या बिल्कुल बंद कर दें हम? तो मैं कहता हूँ नहीं, थोड़ा सा आप ले सकते हैं। अब आए कि थोड़े महंगे ऑयल, हाँ, ओलिव ऑयल की बात, नो डाउट, हमें कोई इसमें शक नहीं है कि ओलिव ऑयल दुनिया में नंबर 1 ऑयल है और उसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा है और वो प्रूवन है। प्रूवन मतलब 10 साल की स्टडीज़ हैं, 15 साल की स्टडीज़ हैं। मेडिटेरेनियन डाइट जो कि दुनिया की बेस्ट डाइट है, उसमें खूब लोग खूब डालते हैं और फिर भी हेल्दी रहते हैं। तो देखिए, ये ऑयल का नंबर 1 का स्थान है। मैं कहता हूँ जो लोग, मैं थोपता नहीं हूँ किसी पर, लेकिन मैं कहता हूँ भाई जो लोग, आप अगर ये अफोर्ड भी कर सकते हैं, इसको आप पैसा ज़्यादा लगेगा
तो ये बेस्ट है। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो सैलड के ऊपर डाला जाता है जो वर्जिन ऑयल होता है, एक पोमेस ऑयल होता है जिससे कि आप कुकिंग, इंडियन कुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के ये दोनों अलग अलग तरह के हैं, दोनों अच्छे हैं। मैं सर अब सुबह से अगर शुरुआत करूं, मैं बाय द वे चाय पी रही हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ, बट सर ने मना कर दिया कि वो कॉफ़ी नहीं पीते, वो चाय भी नहीं पीते। मैं सुबह के साथ सर अगर शुरुआत करूं डायबिटीज़ वालों की डाइट के लिए, सबकी शुरुआत भारतीयों की चाय या कॉफ़ी के साथ होती है। आज सुबह मैंने नाश्ते में पोहा खाया है, आपने क्या खाया है सर? मैंने बेसन का चीला। अच्छा, बेसन का चीला, हाई प्रोटीन डाइट है सर की। तो मैंने तो पोहा खाया है और साथ में मैंने चाय ली है। पोहे को हम बहुत हेल्दी मानते हैं, हर इंडियन मानता है पोहे को बहुत हेल्दी। क्या शुगर वालों के लिए भी पोहा हेल्दी होता है क्या? जी नहीं, हम कहते हैं कि पोहा देखिए 2 तरह से बनाया जा सकता है। आप या तो पोहे की मात्रा ज़्यादा रखें और कुछ ना डालें तो अनहेल्दी होएगा, और आप आधे कप में खूब सारी सब्जियां डालें और थोड़ा सा पोहा डालें, हेल्दी हो जाएगा। देखिए, तो ये देखिए 2 अलग अलग तरीके से, हर चीज़ को 2 अलग अलग तरीके से बना सकते हैं हम। अब आप इसकी बात करें कि भाई सुबह और क्या लोग खाते हैं, तो लोग इडली भी खाते हैं, लोग वड़ा भी खाते हैं। ये सब चीज़ें हाई कैलोरी कंटेंट की बात है और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इन सब का। इसी तरह से कई लोग कहते हैं साहब हम तो बड़ा हेल्दी कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। हाँ। तो कॉर्नफ्लेक्स में तो देखिए बड़ी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो तुरंत शुगर ऊपर चली जाएगी। अब आप कहें कि हम इतना सा कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं लेकिन खूब सारा उसमें बादाम, अखरोट वगैरह पहले डाल लेते हैं और थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स डाल देते हैं, तो वो हेल्दी हो जाएगा। देखिए, अब एक और हेल्दी मैं आपको वो बताऊं जो कि सुबह मैं खाता हूं, लेकिन संभव नहीं है सब लोग कर पाएँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुश्किल है बनाना। ओट्स का थोड़ा दलिया, उसमें सोया मिल्क थोड़ा सा, 2 चम्मच सोया मिल्क, उसमें 2 चम्मच चिया सीड और 2 बादाम छोटे छोटे कट करके और ब्लूबेरीज। इससे बढ़िया आपका मॉर्निंग वो, और साथ में एग खाइए। ये आपका कंप्लीट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, एंड द बेस्ट ब्रेकफास्ट बिकॉज इट हैज़ बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ में एक गुण है। तो ये मैं अक्सर खाता हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी वो नहीं है। मेरी डॉटर जो कि अमेरिका में है, उसने आकर कहा कि अब पापा आप ये जरूर खाइए, तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, और दूसरा आपने हमें बताया नहीं, पर मैं समझ गई, बेसन का चीला भी हम खा सकते हैं। बिल्कुल। बेसन में गुण क्या है? बेसन देखिए वैसे तो लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसमें प्रोटीन की मात्रा बड़ी ज़्यादा है, प्रोटीन और फाइबर बढ़ा जाता है। तो बेसन इज़ वेरी गुड। या कोई भी अगर आप पीस कर चने का आटा बना लें किसी भी तरह, तो वो बेसन सेम है। ये चीज़ आप रोटी में, हम रोटी को बदल देते हैं। कहते हैं कि साहब, लोग कहते हैं कि साहब रोटी छोड़ दो। मैं कहता हूँ नहीं, छोड़ो मत। हमने तो हज़ारों साल से खाई है और आज तक कुछ नहीं हुआ, आज हम छोड़ दें रोटी भी? तो ये तो हमारी ट्रेडिशनल रोज़ी रोटी, तो आपने सुना होगा कि रोज़ी रोटी हमको चाहिए। हाँ। तो देखिए, रोटी में कहते हैं बैटर बना दो उसको, उसमें 1/4 आप गेहूँ डालो और 1/4 ज्वार बाजरा डालो। लेकिन कई लोग और भी चीज़ें डालते हैं, और वो और कुछ नहीं डालना, बस ये, और आधा आप बेसन डालो। ये अगर आप करोगे तो आप उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिल्कुल कम हो जाएगा। कई लोगों की शुगर की मात्रा उसी से नीचे चली आएगी। तो देखिए, छोटे छोटे चेंजेस हम कर सकते हैं। हमको ज़रूरी नहीं कि लो कैलोरी डाइट पर जाना, हमको डाइट की क्वालिटी को चेंज करना। और ये चीज़ मैंने अपनी बुक पे लिखी है। देखिए, स्मार्ट कैलोरीज एंड कॉमन सेंस की यूज़ है। एक्सट्रीम फैट डाइट पर नहीं जाना, कॉमन सेंस, मिडल ऑफ द रोड चलें और उसी को हेल्दी कर दें। हाँ, इसके लिए लोगों को जानकारी लेना ज़रूरी है कि सिंपल चीज़ों से जानकारी उनकी हो। अब मैंने कई जगह लिखा भी और पॉडकास्ट पर भी, तो लोगों ने, कई हमारे पेशेंट आजकल आ रहे हैं, कैसा आपने बताया था तो हमने चेंज कर दिया, हमारी शुगर बेहतर हो गई। तो देखिए कितने लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो गई। हाँ, और ये आपका बड़ा अचीवमेंट है सर, मैं कहूँगी। ये बुक भी जो आपको सर ने दिखाई है, ये बहुत लंबे रिसर्च के बाद सर ने लिखी है। एक तो मैं ये मानती हूँ कि उसमें सालों का अनुभव तो है ही सर, और बहुत तसल्ली और इत्मीनान से सर ने इस किताब को लिखा है, बहुत हड़बड़ी में। और आजकल जैसे ChatGPT से भी लोग लिखवा देते हैं, तो ये वैसी वाली बुक नहीं है।
डेफिनेटली सबको पढ़नी चाहिए। लेकिन सर ये जो मुझे लगता है डाइट वाली चीज़ें हैं ना, ये अंतहीन है। मैं चाहूँ तो इस पे 4 एपिसोड आपके साथ कर सकती हूँ और आगे मैं इस डाइट के ऊपर और बहुत से सवाल पूछूंगी। लेकिन 100 बात की एक बात वाला जो सवाल होता है, जो मुझे लगता है जिसमें मैं आपके सारे अनुभव को समेट सकती हूँ, वो एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हर भारतीय वो क्या गलती कर रहा है कि हम डायबिटीज़ कैपिटल बन रहे हैं। देखिए, उसमें गलती एक नहीं है, उसमें गलतियां बहुत हैं। एक तो गलती ये है कि हम डाइट से अलग अब जा रहे हैं थोड़ा सा। एक तो गलती ये है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल कम कर दी है हमने, और उसके कारण बहुत है, ज़्यादा ज़िंदगी गतिशील हो गई है, लोग बिज़ी हो गए हैं, इतना सारा ट्रैफिक है, 1-1 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है। कहते हैं साहब 1 घंटा पहले मैं एक्सरसाइज करता था, अब ट्रैवल 1 घंटा करता हूँ। तो देखिए, कई चीज़ों से हमारी गतिविधियों में फ़र्क पड़ा है, और जब वो कम हो गई है तो आपका वेट धीरे 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 करके बढ़ता है। और महिलाओं का स्पेशली, जब 30-40 साल की उम्र से बढ़ गई महिलाएं तो उनका वेट और बढ़ गया। और जैसे ऑफिस है, ये ऑफिस है, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो 8-10 घंटा अगर हमने काम किया तो हम उठे नहीं, हम चले नहीं, हम बाहर नीचे तक नहीं गए, तो वो भी गतिविधियाँ नहीं है दिन में भी। तो एक तो फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि हमने बाहर खाना शुरू कर दिया। उसके 2 तरह के खाने हैं। देखिए, एक व्यक्ति आए, हम बहुत छोटे टाउन से आए थे, अभी आज ही आए थे, उसका नाम है गोंडा, वो गोरखपुर के आसपास है टाउन। मैं बनारस की रहने वाली हूँ सर, तो मुझे मालूम है जी। वो व्यक्ति कहते हैं साहब हमको हर दिन न्योता मिलता है, न्योता समझते हैं, हमको इनविटेशन मिलता है। हाँ। कहीं बाहर जाने का और खाने का, और वहाँ पर हम रोक नहीं सकते, हम रोकेंगे लोग गुस्सा हो जाएंगे, साहब ये तो निरादर है, आपने खाना नहीं पूरा खाया, निरादर है। तो रोज़ हमको बाहर खाना पड़ता है। तो देखिए, बाहर खाना तो अनहेल्दी होता ही होता है, वो उसमें ट्रांस फैट भी होते हैं, ऑयल में ऑयली फूड होता है, आप कोई हेल्दी फूड नहीं आपको मिलता है वहाँ पर। तो एक तो बाहर खाना एक तरह का ये हो गया, और दूसरा तरह का जो यहाँ पर है कि आपने डायल किया और 10 मिनट्स में आ गया आपका खाना। वो उसमें मैं बच्चों को तो इतना नहीं मैं वो जिम्मेवार समझूंगा, मैं तो कहूँगा गृहिणियों को, माताओं को, जो कि बच्चों की बात मान लेते हैं, और दूसरा अपना काम भी थोड़ा काम करने के लिए, या काम करने वाली नहीं आई तो आपने मंगवा लिया, अपना नहीं करते, तो घर का खाना बिल्कुल कम हो गया है। तो उसके साथ साथ ऑफ कोर्स जो मैंने बाकी सब चीज़ें बताई कि एनर्जी की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा, फैट की मात्रा, ये सब चीज़ ज़्यादा हो गई। तो ये देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं साथ में, जो कि मैं कहूँ, जब मैं राव साहब के साथ था तब इकॉनमी ओपन हुई थी, उसी दौरान ये सब शुरू हुआ है। उससे पहले अगर आप डायबिटीज़ दिल्ली में देखें तो बहुत कम लोगों को डायबिटीज़ थी। अब देखिए 20-25% लोगों को यहाँ पर डायबिटीज़ हो रही है। उम्मीद मैं करती हूँ कि हमारे पॉडकास्ट के बाद थोड़ा सा जो जागरूकता अगर आ पाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। एक अगली चीज़ मैं ये समझना चाहती हूँ कि हम ऐसा सुनते हैं, ये डेटा है WHO का भी, कि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज़ है। ये कितना सही है, और मैं कैसे समझ पाऊँ फिर कि मैं डायबिटिक हूँ या उधर आगे मैं बढ़ रही हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी। देखिए, 50% करीब लोगों को पता नहीं चलेगा डायबिटीज़ है। मतलब मुझे अभी हो सकता है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप तो पतले दुबले। ओके। देखिए, मैं रिस्क फैक्टर समझा दूँ। हाँ। जिनके परिवार में माता पिता को डायबिटीज़ हो, या बहन या भाई को हो, जिनका पेट का घेरा बढ़ता जा रहा हो, जिनका वजन BMI बॉडी मास इंडेक्स, जो कि kg पर मीटर स्क्वायर, kg में अपना वेट लिए और मीटर स्क्वायर में अपनी हाइट लीजिए और उसको कैलकुलेट मीटर स्क्वायर कर दीजिए, तो 23 से ज़्यादा है। 23 से ज़्यादा BMI है, और पेट का घेरा 90 सेंटीमीटर आदमियों में और 80 सेंटीमीटर महिलाओं में, इससे ज़्यादा। जो महिला ने अब कोई बच्चा पैदा किया है जिसका भार ज़्यादा है, और जिन महिलाओं का चाइल्डहुड में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि उनकी ओवरीज बड़ी हो गई हैं, उनके चेहरे पर बाल आ गए, एक्ने आ गए, ये एक सिंड्रोम होता है। और साथ में जो कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स का यूज़ बिल्कुल कम करते हैं,
और फिजिकल इनएक्टिविटी तो मैंने बता ही दी। ये 5-6 चीज़ें अगर जिसमें है वो प्रिडिस्पोज्ड है, यानी कि उसको डायबिटीज़ होने वाली है, चांसेस कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन हमने ये कहा, और ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बिल्कुल क्लियरली लिखी कि 30 साल से सारे लोगों ऊपर चाहे कुछ बात हो ना हो, उनको डायबिटीज़ की जांच करानी चाहिए। और हमने उसके बाद सोचा, हमने कहा कि नहीं, और भी कम एज होनी चाहिए, 25 साल से ऊपर सभी लोगों को डायबिटीज़ की जांच करानी चाहिए, और उससे नीचे के उम्र में उन लोगों को जिनमें ये चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, जो डायबिटीज़ बढ़ाती हैं। तब हमको पता चलेगा नंबर 1 कि डायबिटीज़ किसको है, नंबर 2 प्री डायबिटीज़ किसको है, जिनको बीच डायबिटीज़ वाली शुगर नहीं है लेकिन उससे पहले वाली शुगर है, तो उसको हम वापस ले आ सकते हैं। जैसे आपने रिमिशन की बात करी, हम वापस ले आ सकते हैं, आसान है उस समय, और वो बढ़ जाएगी तो वो मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं जांच में। बाकी तो देखिए, और लक्षण होते होते तो वो डायबिटीज़ की मात्रा ही बहुत बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा, कि आपके वुंड्स या कोई घाव है वो नहीं भर रहा, आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, फटीग हो रहा है। ये सारी चीज़ें तो तब आती हैं जब शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमको तो शुगर को जब शुरुआत हो उसको पकड़ना है ना, वो हम चाहते हैं, और वो हम अक्सर इस स्ट्रैटेजी जो है हमने आपको बताई है, इससे पकड़ लेते हैं। तो आपको अब मालूम चल गया है कि प्री डायबिटिक होने के चांसेस और सिम्टम क्या हैं। आपको अपने आसपास कहीं भी दिखाई दे रहा है, खुद आपने फील किया, सर ने जितने सिम्टम बताए हैं कि वो आपके अंदर हैं, तो प्लीज़ जा करके अपना आप डायबिटीज़ चेकअप ज़रूर करवा लीजिए। क्योंकि मैंने कई लोगों को घर पे चेकअप करते हुए डायबिटीज़ का देखा है। एक वो छोटी सी पिन लेके और यहाँ हम टैप करते हैं फिंगर के ऊपर, और एक छोटा सा डॉट हम ब्लड का लेते हैं और उससे टेस्ट करते हैं। क्या ये बिल्कुल सही तरीका है घर बैठे टेस्ट करने का? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। जब डायग्नोसिस हो डायबिटीज़ की तो इस पर नहीं हमको रिलाई करना है, हमको लैब जाकर कराना है। उसके 2 तरह के टेस्ट हैं। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोग समझते हैं कि एक शुगर खाली पेट कर ली और वो शुगर ठीक है तो सब चीज़ ठीक है। गलत बात है। आपको जब शुरुआत में करनी है, जब आपको पता नहीं कि आप डायबिटिक हैं कि नहीं हैं, तो आपको खाली पेट शुगर और 75 ग्राम ग्लूकोज को पीकर पानी में 2 घंटे बाद की शुगर कराना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार फास्टिंग शुगर बिल्कुल ठीक होती है और 2 घंटे के बाद की बड़ी होती है। इसके साथ साथ जुड़ा हुआ हीमोग्लोबिन A1C वाला टेस्ट है, जो कि बताता है कि एवरेज शुगर पिछले 2-3 महीने की कितनी है। वो भी साथ बढ़ा हो, ये भी बढ़ा हो, तो आपको डायबिटीज़ है। और अगर वो उतनी मात्रा में ना हो तो प्री डायबिटीज़ है। लेकिन हमको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को एक गोल्ड तरह के टेस्ट मानना चाहिए। हमको A1C को लेकर डायग्नोसिस नहीं करनी चाहिए। अब जहाँ तक उसकी बात है जो आपने बताया कि हम बार बार प्रिक करके और शुगर देखें, उसको सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज कहते हैं। तो वो जो है उन लोगों में होती है जो डायबिटिक हैं, और उनमें हमको देखना है कि शुगर की मात्रा कितनी है, दवा का असर कितना है, एक्सरसाइज का असर कितना है, डाइट का असर कितना है। तो वो हम लॉन्ग टर्म बेसिस पर उसको रखते हैं। वो बहुत यूज़फुल चीज़ है। डायबिटीज़ कितनी तरह की होती है? देखिए, डायबिटीज़ बहुत तरह की होती है। अगर आप कोई सोचता है कि बस टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो गलत बात है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को बस इतना समझना ही काफ़ी है, क्योंकि बाकी मेडिकल प्रोफेशनल समझें। टाइप 1 डायबिटीज़ तो यूजुअली बच्चों में होती है और बहुत तेज़ी से प्रकट होती है, क्योंकि शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको ये लक्षण जो मैंने बताया, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना और कभी कभी बेहोशी भी आ जाती है, तो वो तेज़ी से होता है, वीक्स में भी नहीं होता, डेज में होता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो धीरे धीरे प्रकट होती है या पता ही नहीं चलता है। जैसा हमने बताया, जो अभी तक बात कर रहे हैं तो टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में पैंक्रियाज जो कि इंसुलिन बनाता है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके कई रीज़न हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ में जो पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है उसकी मात्रा तो शुरुआत में सही होती है, लेकिन उसका काम कम होता है।
और उसमें काम का जो बीच में रोड ब्लॉक बनाता है वो शरीर की चर्बी है। तो शरीर की चर्बी ज़्यादा होती है, रोड ब्लॉक ज़्यादा होता है, तो इंसुलिन काम नहीं करती। तो ये दो अलग अलग हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन से ट्रीट करते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ को हम वेट लॉस से और दवाओं से ज़्यादातर ट्रीट करते हैं और कभी कभी इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। इसके सिवा जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, इसके सिवा पैंक्रियास में और इन्फ्लेमेशन हो जाए उस तरह की डायबिटीज़ है। तो तरह तरह की और भी डायबिटीज़ है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में तरह की डायबिटीज़ होती है। तो ये कहना कि सबको टाइप 2 डायबिटीज़ है या बस टाइप 1 कुछ लोगों के है, ये ठीक नहीं है। और पतले लोगों की भी डायबिटीज़ इंडिया में होती, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ये पतले लोगों की डायबिटीज़ कैसे है और वो दूर से देख के फिर समझा कैसे जाए, क्योंकि उनको तो देख के ही समझ पाना बड़ा मुश्किल है। एक तो हम वैसे ही मानते हैं कि दुबला पतला है तो बड़ा फुर्तीला होगा, बड़ी एनर्जी उसके अंदर होगी, तो कैसे समझा जाए दुबले पतले लोगों का डायबिटीज़? देखिए, नंबर 1 ये डायबिटीज़ कम लोगों में पाई जाती है, तो ज़्यादातर लोग तो आपको मोटे ही पाए। हाँ, डायबिटीज़ होने के बाद वो पतले होने लगते हैं, मैंने ये देखा है। हाँ। और दूसरा ये है कि ये डायबिटीज़ कुछ ऐसे लोगों को होती है जो नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल वेट है। हाँ, जैसे मैंने BMI बताया ना, हाँ, हाँ। तो 23 से कम BMI हो, 22 हो किसी का, लेकिन अंदर उनके अंगों में फैट भरा हुआ है, जैसे कि लिवर में फैट भरा हुआ है, पैंक्रियास में फैट भरा हुआ है, तो पेट के अंदर फैट भरा हुआ है। तो ऊपर से उनका वजन ज़्यादा नहीं, अंदर पूरा फैट। तो एक तो इस तरह के लोग हैं। और दूसरे लोग हैं और कम वजन, BMI 18, 19, 40 किलोग्राम वजन, 50 किलोग्राम वजन। इसमें हमको भी कुछ क्लियर नहीं है कि क्यों डायबिटीज़ होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि पैंक्रियास को जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है और भी तत्वों की ज़रूरत होती है वो नहीं मिलता उसको, तो पैंक्रियास ख़राब हो जाता है पतले लोगों में। ये डायबिटीज़, ये जो है डायबिटीज़ आपको US में नहीं मिलेगी, आपको इंग्लैंड में नहीं मिलेगी। अच्छा, ये हमारे जैसे या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलेगी, हमारे कंट्री में, बांग्लादेश में, इसी तरह से कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अब मैं फिर से डाइट के ऊपर एक बार आऊं और आखिर में हम वापस थोड़ी टेक्निकल बात करेंगे। हर भारतीय, मैं तो कम से कम करती हूँ, मेरी शुरुआत होती है दिन की लेमन टी के साथ, लेकिन उसमें चीनी होती है सर। तो मेरी शुरुआत होती है लेमन टी के साथ, लेकिन मुझे लगता है भारत में ज़्यादातर लोग दूध वाली चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो दिन की शुरुआत दूध वाली चाय के साथ, ये कितनी अच्छी शुरुआत है? देखिए, मैं ना उसको बहुत अच्छी कहूँगा और ना उसको बुरी कहूँगा। देखिए, एक चीज़ हम हमेशा बिलीव करते हैं और वही मैंने इसमें बुक में लिखा है, कॉमन सेंस। अगर आप पूरी तरह से जीवन शैली चेंज कर दें किसी की, जिसने कि 30 साल से वो चाय पी है, और आज हम कह दें कि नहीं ये बिल्कुल नहीं आपको लेना है, या फिर आपको आपकी तरह ग्रीन टी पीनी है, या तो वो कुछ दिन करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, वापस उसी पर आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि आप दूध की मात्रा कम रखिए, उसमें चीनी तो डिपेंड करता है कि आप डायबिटिक हैं नहीं हैं या कंट्रोल डायबिटिक हैं, उसके हिसाब से डालें, और उसमें चाय की मात्रा ज़्यादा डालिए और ज़रूर पीजिए आप उस। हाँ, अगर आप उसको ग्रीन टी में परिवर्तित करना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। अगर आप, मैं 6:1 रूल पर बिलीव करता हूँ। देखिए, 6 डेज़ आप अच्छा खाएं, मतलब संतुलित आहार लें, और एक दिन आप चाहे जंक फूड भी ले लें। तो इस तरह से इसको 6:1 इन अ वीक या 5:2 कर सकते हैं आप, कि आप 3-4 दिन अपनी तरह की चाय लें और 2-3 दिन आप ग्रीन टी लें। उनकी भी बात रह जाए, हमारी बात रह जाए। इस तरह से मैं अगर समझाता हूँ ना, तो लोग समझ जाते हैं और बात को फॉलो करते हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये नहीं कहा कि नहीं ये तो बिल्कुल छोड़ दो और ये तो बड़ी बुरी शुरुआत है दिन की। आप कह रहे हैं कि नहीं लो, दूध की मात्रा उसमें आप कम कर सकते हैं। अब क्योंकि हम ब्रेकफास्ट की ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, लोगों ने सुन लिया है, हम पोहा, उपमा और चीला तक की चर्चा कर चुके हैं। अब मैं आती हूँ लंच के ऊपर। मैंने ज़्यादातर डॉक्टर्स को ये कहते हुए सुना है कि आप रोटी मत खाओ, आप चावल मत खाओ,
ब्राउन राइस बड़ा पॉपुलर हो गया बीच में, मैंने देखा इंडिया में। अब वो रोटी और वो चावल जो हम हमेशा से खाते चले आए हैं और जिसके बिना थाली होती ही नहीं। आप रेस्टोरेंट में जाकर के अगर मिनी थाली का ऑर्डर दीजिए या कंप्लीट थाली का ऑर्डर दीजिए तो उसमें रोटी और चावल तो होगा ही, और यही शुगर के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी भरा है जितना मैं जानती हूँ। तो आप थोड़ा मुझे डिटेल में बताएं कि मेरी दोपहर की थाली में शुगर का दुश्मन कौन कौन है जो मुझे हटाना है, और वो ही मेरा सबसे प्रिय भी है, तो रास्ता क्या है? तो देखिए, आपके प्रिय लोग तो रहेंगे, लेकिन उसके जो असर हैं, गलत असर, उसको हम कम कर देंगे। आप कैसे कम करेंगे? देखिए, अगर आप लंच लेते हैं, आप घर में लंच लेते हैं, यहाँ लेते हैं, दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन मैं घर की बात बता रहा हूँ। 15-20 मिनट पहले लंच से आप 2 कटोरी सैलेड लें। सैलेड में टमाटर सुपर फूड है, टमाटर पूरा बड़ा टमाटर काट कर उसको लें, और साथ में गाजर लें, और साथ में खीरा वगैरह जो भी सीजनल है। उसके ऊपर 2 चम्मच आप चिया सीड डालें, और 2 बादाम को छोटा छोटा कट करके उसके ऊपर डालें, और 1 नींबू। ये 20 मिनट पहले लें आप, ठीक है, खाना शुरू करने से पहले। ये सेट कर देगा आपकी मेटाबॉलिज्म को मोशन में, मतलब मेटाबॉलिज्म एक चल पड़ेगी अच्छे रास्ते पर। अब आपने शुरू किया खाना, खाने में अगर आप रोटी ले रहे हैं तो मैंने रोटी का पहले ही बता दिया कैसे बनाना। तो वो एक दूसरा एक अच्छा मेटाबॉलिज्म के लिए हो गया कि हमने आधा उसमें बेसन डाल दिया, आधा ज्वार बाजरा डाल दिया, और आधा नहीं 25% और 25% गेहूँ डाल दिया। तो ये एक 100% वाली अच्छी रोटी बन गई। 2 रोटी आप खा सकते हैं। अब क्या है कि रोटी शुरू करने से पहले, ये जो सैलेड मैंने कहा है इसको प्री लोड कहते हैं। प्री लोड, खाने से पहले आपने लोड कर दिया सिस्टम को। अब मैं डबल प्री लोड की बात बताता हूँ। जब खाना शुरू किया तो आपने 2 चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, या तो राजमा का या बीन्स का, और तीसरी चीज़ एक छिलके वाली दाल है। इसके 4 चम्मच आपने पहले ले लिए रोटी खाने से पहले। ये डबल प्रीलोड हो गया। एक प्रीलोड उससे मैं पहले किया, ये प्रीलोड यहाँ पर कर दिया। इसको कहते हैं चेंज इन द मैक्रोन्यूट्रिएंट सीक्वेंस। ये नया कंसेप्ट है और हमारी रिसर्च है इस पर। अब आपने रोटी खाना शुरू किया तो आप किस सब्जी को साथ में इस्तेमाल करेंगे? तो घिया तोरी सब लोग जानते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें चूँकि जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डायबिटीज़ को कम करते हैं या शुगर को कम करते हैं, वो 3 चीज़ें हैं। एक तो कटहल, अगर आप ले सकें कटहल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूसरा ओकरा यानी कि भिंडी, उसमें एक पोस्ट प्रेंडल रेगुलेटर सब्सटेंस होता है, यानी कि पोस्ट वाली शुगर को बेहतर करता है। और तीसरा बैगन। ये तीनों चीज़ में से कोई चीज़ आप ज़्यादा लें उस दौरान। साथ में आप लो फैट दही लें, और अगर आप चावल ले रहे हैं तो चावल की मात्रा कम रखें, दाल या राजमा की मात्रा ज़्यादा रखें। ब्राउन राइस स्लाइटली बेटर है देन वाइट राइस। तो ये आपका, अगर आपने ये कर लिया, और वही मैंने 6:1 रूल का 7 डेज में 6 डेज ऐसा कर लिया आपने, यू आर गोइंग टू बी डूइंग फाइन, एब्सोल्युटली। वाह। बच्चे लेकिन आपसे बड़ा नाराज हो जाएंगे सर। सारी सब्जी जो आपने बताई है, घिया, तोरी, भिंडी, बैगन, मुझे लगता नहीं है बच्चे उसमें से कुछ भी खाना पसंद करते हैं, तो वो नाराज होंगे आपसे। बिल्कुल, ये बात सही है। मैं बच्चों से अलग तरीके से बात करता हूँ और बड़े लोगों से अलग तरीके से। बच्चों से मैं पहले पूछता हूँ आपको क्या पसंद है? आलू, सब बच्चे कहते हैं। तो आलू का छोटी मात्रा, उसमें बीन्स ज़्यादा डालकर। तो मैं कहता हूँ देखो, आलू तो मैं दूंगा, लेकिन एक वो है, मैं उसके साथ कुछ मिलाऊंगा जरूर। तो वो सारे 100% आप, आई विल बी सरप्राइज, सब कहते हैं आप बिल्कुल ठीक है, आई विल फॉलो यू, व्हाट एवर यू से। Nice. तो आई गिव देम व्हाट दे वांट, स्टिल इन अ हेल्थियर मैनर। तो इससे आपको ये पता चलता है कि अगर आपको शुगर से दूर रहना है, डायबिटीज से दूर रहना है, तो वो सिर्फ गोलियों से नहीं होगा। आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी है, और उसका हर उपाय सर के पास है, जो मैं समझ भी पा रही हूँ कि बच्चों के लिए अलग तरीका है समझाने का, बड़ों को अलग तरीका है समझाने का। लेकिन अभी बातों बातों में आपने ये कहा, जब सैलेड की आप बात बता रहे थे, कि आप उसमें टमाटर जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि आपने कहा टोमेटो सुपर फूड है। जी। ये सुपर फूड क्या है? सुपर फूड का मतलब ये है कि उसके कई और फायदे हैं। हाँ?
तो एक तो ये फ़ायदा है कि भाई ठीक है, वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिल्कुल कम है और शुगर को फ़ायदा करता है, तो वो एक बात है। उसके साथ क्या वो और सिस्टम्स को बेहतर करता है, क्या वो ब्रेन को बेहतर सकता है? कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जिसमें ये बताया गया है कि वो ब्रेन के सिस्टम्स को भी बेटर करता है। और उसमें एक वो होता है टोमेटिन करके, एक लाइकोपीन होता है, 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं। ये दोनों पूरे सिस्टम्स के लिए अच्छे हैं। तो टोमेटो को कई लोग कहते हैं साहब उनके बीज अच्छे नहीं है, ये वो अच्छा नहीं है, हाँ। लेकिन खाना जरूर है आपको। इसी तरह से एक और सुपर फूड बताऊं, हाँ। वो है आंवला। अच्छा। आंवला लोग जो हैं वो अक्सर खाते नहीं हैं, मिलता नहीं है, जो भी बात है, लेकिन अगर मिल जाए तो आंवला कच्चा खाना चाहिए। और लोग कहते हैं आंवले का मुरब्बा हम खाएंगे, हम कहा नहीं, टॉफी आने लग गई अब। हाँ। पूरा खाएं आंवला, और जितना आप खा सकें। कई लोग कहते हैं मेरे गले में परेशानी हो जाती है आंवले के साथ, कहते हैं ठीक है 2 खाइए। क्यों? उसमें हाई डोज विटामिन सी होता है, उसमें और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि, तो दैट्स ऑल्सो सुपर फूड। ये देखिए कम खाने वाले सुपर फूड हैं जो लोगों को पता नहीं है और लोग खाते में नहीं कुछ हैं। 2-3 नाम और बताइए ना सर। एक मुझे टोमेटो पता चल गया, एक आंवला पता चल गया, और सुपर फूड में क्या क्या है? बीज अलग अलग तरीके के बीज बताऊं तो लोग कुछ चिया सीड जानते हैं, अलसी के बीज, ये सब जानते हैं, लेकिन जो और सीड्स हैं उसमें आप सीसम के सीड हैं, कद्दू के सीड हैं, एक है सूरजमुखी का सीड। सूरजमुखी के सीड में विटामिन ई की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो विटामिन ई क्या, एंटीऑक्सीडेंट तो कहीं है ही है। लिवर के लिए हम उसकी गोलियां देते हैं, देखिए। और उसके साथ अगर आप देखें कि सारे सीड्स में और क्या अच्छी से अच्छी, हाई प्रोटीन, लो कैलोरी, और उसमें अच्छे वाले फैट की मात्रा ज़्यादा। तो एक सीड्स हो गए और एक नट्स हो गए। नट्स में कोई भी नट ले लीजिए आप, चाहे आमंड ले लीजिए, चाहे पिस्ता ले लीजिए, चाहे आप ये पीनट ले लीजिए, और अखरोट ले लीजिए, कोई भी नट ले लीजिए। इन सब में अगेन मोनोअनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा है, और बहुत सारे तत्व, पॉलीफिनॉल्स वगैरह सब बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होता है, इससे क्या है, शुगर मेटाबॉलिज्म वगैरह तो अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छे हैं ये नट्स। तो लोग कहते हैं साहब, अभी मैं इटली में गया तो मैंने अपना ओपन किया लेक्चर नट्स पर, तो मैंने बताया भारत में बड़ी अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं कि साहब नट्स खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, नट्स खाएंगे हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, नट्स खाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, जबकि सब उल्टा है। अगर आप सीमित मात्रा में अपनी कैलोरी में नट्स डाल दें तो आपकी डायबिटीज़ बेहतर हो जाएगी, आपका बॉडी कंपोजिशन, आपका वेट इनफैक्ट कम हो जाएगा, और आपका हार्ट भी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो देखिए ये सारे सुपर फूड है और कम यूटिलाइज हो रहे हैं। इसमें सबसे कम यूटिलाइज बीज हैं। आजकल बीज मिक्स करके आते हैं, तो उसका ज़रूर इस्तेमाल चाहे आप दही पर करिए, चाहे मैंने सैलड पर बता दिया, या सुबह सुबह ओट्स के ऊपर ये इस्तेमाल करिए। अब हमने ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है, लंच भी हमारा हो चुका है। अब मैं थोड़ा शाम के स्नैक्स की तरफ आगे बढ़ती हूँ, जिसमें हम चाय के साथ मोस्टली समोसा ले लेते हैं, कुछ बिस्किट्स लेते हैं, नमकीन हम कुछ लेते हैं, हम ब्रेड पकौड़ा खाते हैं शाम के समय। ज़्यादातर लोगों का ये नाश्ता मुझे लगता है होता ही है इंडिया में। तो ये क्या शुगर को बढ़ाने में या शुगर पेशेंट्स के लिए क्या बहुत नुकसानदायक जी, है? इसमें दोनों चीज़ें हैं, हाई कैलोरी स्टफ़, और उसके साथ साथ शुगर भी बढ़ाएगा, और साथ साथ शरीर में फैट भी। अब देखिए, आप समोसा आप तो घर में नहीं बना सकते, आपको तो कहीं से बाहर से लाना है ना। हाँ। तो उसमें देखिए, बाहर अगर आपने देखा तो कढ़ाई में बनते हैं, हाँ, समोसे। वो तेल जो है 4 दिन से इस्तेमाल हो रहा है बराबर, उसको रिसाइकिल करते हैं। जहाँ एक साइकिल से दूसरी साइकिल में तेल जाता है तो ट्रांस फैटी एसिड जो है तेल का, ये हमारी रिसर्च है, ट्रांस फैटी एसिड जो सबसे खतरनाक फैटी एसिड होता है, उसकी मात्रा ऐसे बढ़ गई, फिर दूसरी बार ऐसे बढ़ गई, फिर और बढ़ गई। तेल जो है 4 दिन बाद एक विष का, एक समझ लीजिए तेल हो गया, उसमें आपके समोसे बन रहे हैं। तो देखिए, समोसा अगर बाहर से आप लेते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड, अगर तेल में नहीं है, तो इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। इसी तरह से बाकी आप अगर कोई भी फ्राइड स्टफ़ ले लें तो अच्छा रहेगा कि इसकी जगह से आप
जैसे चना है, भुने हुए चने हैं, मूंगफली है, नट्स हैं आपका, ये सारे ले लें, फ्रूट्स ले लें, या फिर आप सैलेड का अगर आप एडिशनल लेना चाहते हैं सैलेड ले लें। इवन प्रोटीन की चीज़ें देखिए, प्रोटीन का जैसे कि सोया के आजकल चंक्स आते हैं, हाई प्रोटीन स्टफ है, बिल्कुल उसका गुण यहाँ पर है, बाकी प्रोटीन यहाँ पर है, ये समझ लीजिए। उसको हम कई तरह से बना सकते हैं। अब उसको छोटे छोटे हिस्से करके और थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके वो भी दे सकते हैं, उसके छोटे बिल्कुल पतले करके उसका कबाब बना सकते हैं। इसी तरह से उसको सब्जी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं। ये हमको प्रोटीन का ज़रूर ध्यान रखना है। इंडियन डाइट में प्रोटीन की कमी है और इंडियंस मसल बिल्कुल पतली है और इंडियंस को ताकत बढ़ानी है अपनी, और मसल से मेटाबॉलिज्म भी संबंधित है, डायबिटीज़ भी संबंधित है, हार्ट डिजीज़ भी संबंधित है, और बाकी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स वगैरह की तो है ही है। हाँ। तो हमको प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो इस तरह के स्नैक शाम को हम ले लेंगे तो विल बी फाइन। बाकी आप 6:1 रूल तो आप जानते हैं। वेरी ट्रू।